होती है आपकी, जिसमें हिंदी के लगभग मैं आपके सामने 40 प्रश्न कराऊंगा इस क्लास में। और ये 40 प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पूरी हिंदी का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग भाई लाइव आ जाइए, और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा गद्यांश को किस तरह से आप लोग के, देखिए हर एक एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है, तो गद्यांश के उत्तर आप लोग गद्यांश में से किस प्रकार निकाल सकते हो, खोज सकते हो, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, कि अगर आपके सामने मान लीजिए गद्यांश आ जाए, तो सबसे पहली बात आपको, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो प्रश्न है उनको पढ़ लेना है। प्रश्नों को पढ़ लेने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, हमको इस सवाल का जवाब देना है गद्यांश में से निकाल कर। नैतिक मूल्य क्या है, इसका उत्तर आपको देना है। मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है, इसका उत्तर आपको देना है। आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है, इसका उत्तर आपको देना है। और भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, इसका उत्तर देना है। किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है। अगर पांचों प्रश्न आपके माइंड में नहीं रहते हैं तो 3 प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग पहले, फिर 2 का बाद में फिर से उत्तर दे दीजिएगा। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या था भाई, नैतिक मूल्य क्या है, ठीक है। आधुनिक मानव, ठीक है, अब हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, आप सभी लोग सुनेंगे। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गुण होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं कर रहा है, उसे तो बस साध्य को ही पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता, वह इनके नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न का उत्तर कि नैतिक मूल्य क्या है। तो नैतिक मूल्य क्या है, यहाँ पर शायद अंतिम लाइन कुछ थी लिखा हुआ यहाँ पर कि सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। तो नैतिक मूल्य यही तो है भाई, कर्तव्य परायणता है, ठीक है, सदाचार है, त्याग है, यही है भाई नैतिक मूल्य। तो बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हो गया, ठीक है, और कुछ पढ़ने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, तो जिनका उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है, बताइए गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है, तो इसका भी गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, गद्यांश में से नकल ही तो करना है सिर्फ। तो जल्दी जल्दी देखिए भाई, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है, इसका उत्तर आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है ऐसा करके, हाँ ये लिखा, ठीक है, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार है। ठीक है, मनुष्य जो है ये अनेक सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, आर्थिक किस क्या लिखा हुआ है, हाँ, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार है। कौन, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य, ठीक है। तो इस प्रकार से बस आपको करना कुछ नहीं, नकल ही करना है, ठीक है, नकल ही करना है। बचपन में आप सभी लोगों ने की होगी, तो अभी भी नकल करना है। मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है, विज्ञान की उपलब्धियों का नहीं, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, हाँ। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गद्यांश आपकी परीक्षा में जैसा भी आ जाए, जितना भी कठिन आ जाए, प्रश्न के उत्तर आपको उसी गद्यांश में से ही मिलेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि गद्यांश का, ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ पर उत्तर नहीं लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने आ गया, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है, विकास करना, साध्य को पाना, अपराध करना या उचित अनुचित की चिंता ना करना। देखिए, ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा। गद्यांश के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि साध्य को पाना ही मनुष्य की प्रबल इच्छा रहती है। तो जिनका उत्तर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, ठीक है। ये भी लगभग बीच में ही था कहीं पर, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर गद्यांश को बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। सभ्यता का विकास कर रहा है, भाई नहीं। मूल्यों का विकास कर रहा है, बिल्कुल नहीं। विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है, ये गद्यांश के अनुसार इसका सही उत्तर होगा। बात आप सभी लोगों को ध्यान रखिए। प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आया तो स्किप करके आप लोग ऊपर जाकर जो है गद्यांश को पढ़िएगा, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए, किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है, नैतिक मूल्य, अपराध वृत्ति, ऐश्वर्य या भौतिक सुख सुविधाएं।
तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना ही बेकार है। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, मुद्रा शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो मुद्रा इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मुद्रा इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है। लोकोक्ति आपने मुहावरे बहुत सारे बताए होंगे, लेकिन इस थोड़ा सा बेहतरीन का उत्तर आप लोग दीजिए। दान देने से मुक्ति मिलती है, यज्ञ करने से बैकुंठ मिलता है, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है या अपने किए का फल मिलता है, फल भोगना। तो बात करें अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जो जैसा करेगा उसका फल उसको मिलेगा ज़रूर, भले आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। यानी कि अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए का फल भोगना। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया क्लास, वेरी गुड। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तद्भव में, तत्सम में या संकर में। देखिए आपको सब पता हो गया, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग याद रखेंगे विसर्ग का प्रयोग तद्भव में ही होता है, तद्भव में भी होता है, तत्सम में भी होता है और संकर में भी होता है। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। अधोलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है, तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ। बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है भाई, बताइए। देखिए बात करें यहाँ पर, तस्कर जो है ये एक तत्सम शब्द है, बोध भी एक तत्सम शब्द है, बोध को अवबोध भी कहा जाता है, ध्यान भी एक जो है तत्सम शब्द है। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा हस्त, हस्त जो होता है ये तत्सम होता है। यहाँ पर तो हाथ लिखा हुआ है, तो हाथ तो एक तद्भव शब्द होता है। तो पूछा क्या जा रहा है, यही तो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। तो हाथ जो है वो तद्भव शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ये कई बार आपके सामने जो है प्रश्न आ चुका होगा, इसका उत्तर भी आप लोगों ने कई बार दे रखा होगा। तो आज बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको हम लोग अजान बाहु कहेंगे, या आपके अनजान बाहु कहेंगे, समबाहु कहेंगे या अग्रबाहु कहेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे अजान बाहु, बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई, ठीक है, अजानु बाहु उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अजानु बाहु यहाँ पर हम लोग बात करें। चलिए, तो जिनका उत्तर जा रहा है ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठी दुर्जन ही है, दई नई यह रीति। इसमें आपको बताना है कि इस दोहे में अलंकार कौन सा है, विषम अलंकार है, असंगति है, व्यतिरेक है या निर्दर्शना है। तो बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें कि जहां पर कारण और कारण में संगति नहीं होती है, ठीक, यानी कि संगति का अभाव होता है, तो वहां पर आपका असंगति अलंकार होता है। ठीक है, असंगति अलंकार आपको याद रखना होता है, जिसके मान लीजिए, ठीक है, उलझती हैं आंखें लेकिन टूटते हैं कुटुम, यानी कि आंखें उलझ रही हैं लेकिन टूट क्या रहे हैं, टूट रहे हैं कुटुम। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, असंगति अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से जो लोग भी सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अलंकार से जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है जो अलंकार शब्द है, ये जो अलंकार शब्द है आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ठीक है, ये किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है। तो अलंकार अलम धातु से बना है। ठीक है, अलम, अच्छा धातु, यहाँ पर मैंने बोला धातु क्या होता है। ठीक है, धातु क्या होता है, तो इसके मैं यहाँ पर लिख दूँ दौड़। ठीक है, तो दौड़ जो क्या हो जाएगा, दौड़ आपका धातु हो जाएगा। अगर मैंने इसमें लिख दिया ना लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये अब क्रिया हो जाएगी, ये अब क्रिया हो जाएगी। इतना फर्क आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि धातु और क्रिया में होता है। अलंकार की बात की मैंने, ठीक है, अलंकार की बात की, यहाँ पर मैं आपको और कुछ भी बता देता हूँ। चलिए, ठीक है, अलंकार की बात की, ये किस धातु से बना है, अलम धातु से बना है। ठीक है, अरे भैया एक सेकेंड, हाँ,
अलम धातु से बना है, ठीक है, अलम धातु से बना। अगर अलंकार की आपसे संधि विच्छेद पूछ ली जाए तो आप लोग क्या बताओगे, अलम धनकार बताओगे। ये बात आप बहुत ध्यान रखना है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आपसे अगर पूछे जाए तो आपको क्या बताना है, आचार्य दंडी आप लोगों को नाम याद रखना है। आचार्य दंडी का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। ये कौन थे, ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। प्रश्न आपका कहाँ से उठता है, मैं आपको बता दूं कि अलंकार मुख्य रूप से इसके दो भेद होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कभी भी अलंकार का प्रश्न आता है, मैं आपको ये हर बार बताता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही उठते हैं। एक होते हैं शब्द अलंकार और एक होते हैं अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार को मैं आपको 5 श्रेणियां बता रहा हूँ, 5 प्रकार बता रहा हूँ। वहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है या इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है। जिसके अनुप्रास अलंकार है ये शब्द अलंकार है। उसके अलावा छेका अनुप्रास भी हो गया, व्यर्थ अनुप्रास हो गया, लट अनुप्रास हो गया। तो प्रास प्रास अंत में आ जाएगा। आप लोगों को याद रखना है शब्द अलंकार होगा। यमक अलंकार ये एक शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार ये एक शब्द अलंकार है। वक्रोक्ति, वासे वक्रोक्ति और वासे वीप्सा ये दोनों भी शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, मुख्य मुख्य उपमा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा, संधेय उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, अफुति हो जाएगा, अतिशोक्ति हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो ये सारे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ये सारे जो हैं अर्थ अलंकार की श्रेणी में आते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म, ठीक है, पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत आपको बताना है कौन सा है। बताइए भाई, पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो अच्छा प्रश्न है भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो बात करें, आंख को चक्षु कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंद्र को सुरपति कहते हैं, बिल्कुल सही है। गधा को वैशाख, वैशाख नंदन कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आकाश को जलद कहते हैं हम लोग, बताइए भाई, आकाश को जलद कहते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आकाश को जलद नहीं कहते हैं, ठीक है, नहीं कहते हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश को क्या कहते हैं भाई, नभ कहते हैं, नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं, ठीक है, गगन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी लोग नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि कौन सा वाक्य आपको बताना है भाई त्रुटिहीन है इसमें, तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, त्रुटिहीन का मतलब क्या है, कौन सा वाक्य सही है ये पूछा जा रहा है। अगर त्रुटि युक्त होता लिखा हुआ तो पूछा जाता कौन सा वाक्य गलत है। त्रुटिहीन का मतलब है, हीन का मतलब क्या होता है भाई, दूर समझ लो, यानी कि जिसमें त्रुटि नहीं है, कौन सा वाक्य सही है। तो बात करें यहाँ पर, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। यहाँ पर भाई दुकान जो है दा में छोटे ऊ की मात्रा लगना चाहिए थी, ये सही वाक्य नहीं होगा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ठीक है, पान की दुकान स्थित है तो स्थित है नहीं आना चाहिए था। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है तो पानों की दुकान नहीं होता भाई, पान की दुकान होता है, ठीक है, पानों की नहीं कह सकते। बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो एक दुकान है भाई, बिल्कुल सही। तो इसलिए आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, यानी कि शुद्ध वाक्य जो होगा, त्रुटिहीन वाक्य जो होगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहरी या जीपी श्रीवास्तव या सुदर्शन, बताइए। तो यहाँ पर बात आप सभी लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोगों को याद रखना है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं वो गोपाल राम गहमरी रहे हैं, ठीक है, कौन रहे हैं, गोपाल राम गहमरी रहे हैं, बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर ये उपन्यास वाला था भाई, यहाँ पर एक उपन्यास जो है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मैला आंचल जो एक उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखित है, ठीक है। मैला आंचल आप सभी लोगों को याद रखना है, ये क्या है, ये एक उपन्यास है। मैला आंचल क्या है, ये एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखित है, तो विष्णु प्रभाकर का नाम आप सभी लोगों को याद रखना है। विष्णु प्रभाकर का ये क्या है, ये एक उपन्यास है, बात आपको याद रखना है। और कितने चौराहे, ये किसका उपन्यास है, ये भी आपका विष्णु प्रभाकर का ही उपन्यास है, कितने चौराहे, ठीक है। तो ये दोनों ही उपन्यास आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, एक उपन्यास और आपसे पूछा जाता है, मुझे याद आ गया,
ठीक है, एक नदी बहती रही। ठीक है, एक नदी बहती रही, तो ये किसका है भाई? ये अभिमन्यु का है। ये अभिमन्यु का उपन्यास है एक नदी बहती रही, जो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। अच्छा, अभिमन्यु से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। ठीक है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु को ही कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु को कहा जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम आपको बताना है। प्रत्यक्ष होगा, प्रतिपन्न होगा, अप्रतिबद्ध होगा या गौण होगा। तो यहां पर बात करें, आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा प्रतिपन्न, आप सभी लोगों को याद रखना है। यानी कि प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। तो जिनका उत्तर यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, चंद्रमुख में द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। जिसकी जड़ ही ना हो उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग जंगम कहेंगे, स्थावर कहेंगे, या निर्मूल कहेंगे, या जड़ित कहेंगे। देखिए, बात करें यहाँ पर स्थावर का विलोम होता है जंगम। एक आपका ये प्रश्न तैयार हो गया, एक आपका ये प्रश्न तैयार हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिसकी जड़ ही ना हो, जिसकी जड़ ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्मूल कह सकते हैं, निर्मूल कह सकते हैं। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिन लोगों का भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर आपको अशुद्ध लग रही है? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो जल्दी जल्दी सभी लोग बता। देखिए, कृपा की बात करें तो कृपा तो ऐसे ही लिखा जाता है, ग्रह भी ऐसे ही लिखा जाता है, कृष्ण भी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने घृणा इस प्रकार से लिखा हुआ देखा है? आपने तो हमेशा इस प्रकार से घृणा लिखा है और घृणा लिखा हुआ देखा है। तो अशुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? ऑप्शन नंबर ए की है। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही शानदार है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की हैं, सोहन लाल द्विवेदी की हैं, या बालकृष्ण शर्मा की हैं, या माखन लाल चतुर्वेदी की हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। माखन लाल चतुर्वेदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए मिला है। बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बात करें ये किसकी भाई पंक्ति है? ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं? माखन लाल चतुर्वेदी की ही पंक्तियां हैं। बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आप लोग बताइए कि दधी का तद्भव रूप क्या होगा? ये बात आपको बताना है। दधी का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, बात करें यहाँ पर कि दधी जो है ये कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है, आपको इतना मालूम करना है। ये एक तत्सम शब्द है। पूछा जा रहा है इसका तद्भव क्या होगा, तो इसको ही तो हम लोग दूध कहते हैं भाई। ठीक है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि दूध जो है, दूध का तत्सम क्या होगा? तो आप लोग बताओगे दधी बताओगे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दधी का तद्भव रूप क्या होता, तो आप लोग क्या बताओगे? दूध बताओगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। अति उपसर्ग आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अति उपसर्ग का मतलब आपको बताना है बाहुल्य होगा, सामीप्य होगा, पीछे होगा, या आपका और होगा। तो क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा अतिवृष्टि। आपने एक शब्द सुना होगा, क्या सुना होगा? अतिवृष्टि आपने ज़रूर एक शब्द सुना होगा। और आपने एक और शब्द सुना होगा अनावृष्टि। आपने दो शब्द ज़रूर सुने होंगे। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब होता क्या है? कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग कह सकते हैं अधिक बारिश होना। और अना का मतलब क्या होता है? कम बारिश होना, यानी कि कम बारिश का बिल्कुल भी बारिश ना होना, यानी कि बारिश का अभाव होना। तो अति का मतलब आपको मालूम पड़ गया। पहली बात तो आपको याद रखना है कि अति जो है ये एक उपसर्ग है, और इसका मतलब क्या होता है? अधिक इसका मतलब होता है। ठीक है, अधिक इसका मतलब होता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि जिसका मतलब भी हो जाए अधिक? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बाहुल्य और अधिक एक ही तो शब्द हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि अति का उपसर्ग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बाहुल्य हो जाएगा। और जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रतिकूल का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कौन सा समास है? कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था प्रति किसी शब्द में देखे तो वहां पर अव्यय भाव समास लगाना है। प्रतिकूल का विलोम की बात करें अनुकूल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, या अनुकूल का अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा विलोम, तो प्रतिकूल आपको बताना है। समान का यहाँ पर लिखा हुआ है, समान का पूछे तो असमान बताना है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कमलेश जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है, कमलापति भी विष्णु का पर्यायवाची है, और कमलाकांत भी विष्णु का ही पर्यायवाची है, लेकिन कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जो लोग भी सोच रहे हैं डी उत्तर है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अश्व का बहुत सारे भाई जो है वो पर्यायवाची पूछा जाता है, यानी कि अश्व नहीं मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा घोड़ा। ठीक है, घोड़े के कौन कौन से पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो देखिए घोड़े को हम लोग घोटक भी कह सकते हैं, घोड़े को हम लोग क्या कह सकते हैं, घोटक भी कह सकते हैं, घोड़े को हम लोग अश्व भी कहते हैं, घोड़े को हम लोग घोटक घोटक भी कहते हैं, और घोड़े को हम लोग अश्व भी कहते हैं। बात आपको तो याद रखना है। घोड़े को हम लोग तुरग भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घोड़े का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो तुरग की जगह वहां पर तरंग लिखा होता है। क्या लिखा होता है, तरंग लिखा होता है, तुरंग नहीं लिखा होता है। लेकिन आप लोग क्या मार देते हो, तरंग मार देते हो। ठीक है, तुरंग मार देते हो, चली गया, कोई बात नहीं। तो घोड़े का पर्यायवाची हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, उसके अलावा तुरंग हो गया, और उसके अलावा कौन से पूछे जाते हैं आपको याद रखना है, घोटक भी कहते हैं। अच्छा घोटक तो लिख चुके हैं भाई। और कौन से यहाँ पर पूछे जाते हैं, बाजी भी होता है, हाँ एक, ठीक है, एक बाजी होता है और एक सैंधव होता है। बाजी होता है और एक कौन सा होता है, सैंधव होता है। तो इतने आपको घोड़े के पर्यायवाची याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का मतलब क्या होता है, तो दो यहाँ पर आपको ठीक है प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पर बन रहा है, मैं यहाँ पर आपके सामने बता दूं कि अनुरोध का मतलब तो बता दिया है कि अनुरोध का मतलब होता है कि विनय पूर्वक याचना करना, लेकिन आग्रह का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आग्रह का मतलब क्या होता है कि अधिकार भावना से उद्भूत याचना, या अधिकार भावना से सहृदय भावना याचना करना, या अधिकार भावना को स्वीकार करना, या अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि आग्रह का मतलब होता है कि अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना। तो जिनका उत्तर जा रहा है ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अनुरोध का मतलब भी आपको याद रखना है भाई, ऐसा नहीं है, अनुरोध का मतलब भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है। चलिए भाई विशेष्य की बात करें अगर हम लोग, तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले विशेष्य में और विशेषण में बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, साफ बादल। ठीक है, मैंने दो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप सभी लोग क्लास को अटेंड करेंगे। साफ बादल मैंने यहाँ पर लिखा है। बादल क्या है, बादल एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो इस संज्ञा की विशेषता साफ के द्वारा ही तो बताई जा रही है। तो साफ क्या हो जाएगा, साफ एक आपका विशेषण हो जाएगा। साफ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें बादल क्या हो जाएगा, बादल आपका विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि जिसकी तारीफ बयां की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो शब्द आपका विशेष्य होता है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर विस्तृत आकाश, ठीक है, विस्तृत, ठीक है, आकाश यहाँ पर मैं लिख दूं, विस्तृत आकाश यहाँ पर मैं लिख दूं, तो आकाश की विशेषता किसने बताई, विस्तृत शब्द ने बताई। तो विस्तृत तो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन तारीफ किसकी बयां की गई, किसके बारे में बताया गया, आकाश के बारे में बताया गया। तो आकाश क्या हो जाएगा, आपका एक विशेष शब्द हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या हम लोग ये कह सकते थे कि विशाल आश्रित, क्या ऐसा हम लोग कह सकते थे, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या हम लोग विशाल या विस्तृत आराध्य कह सकते थे, बनता ही नहीं है, ठीक है, मुंह में ही नहीं आएगा पहली बात तो आपके। क्या विशाल आकाशीय कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। हम लोग विस्तृत या विशाल या कुछ भी, या बड़ा आकाश, कुछ भी आकाश करके जो है आकाश को हम लोग विशेष्य के रूप में जो है वो चुन सकते हैं। तो इसलिए आपके प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक न किया हो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए पूछा जा रहा है इसमें, क्या तुमने खाना खा लिया, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है।
तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो देखिए भाई, क्या तुमने खाना खा लिया, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है और सिंपल सी बात है, जिस किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जिस किसी में भी आज्ञा दी जाए वो आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा, और जिसमें इच्छा जताई जाए वो आपका इच्छावाचक होगा। और सरल वाक्य क्या होते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मोहन खेलता है, यानी जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो आपका सरल वाक्य कहलाता है। प्रश्न आपका कहाँ से बनता है मैं आपको बता देता हूँ। सरल वाक्य का यहाँ पर जिक्र आ गया है तो तीन तरह के, देखिए, एक तो आपके सामने वाक्य लिख दिया जाता है प्रश्न के रूप में और पूछा जाता है कि बताइए ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या ये एक मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य होगा, उसमें एक आदत बयां की जा रही होगी। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है तो मोहन रोज ही स्कूल जाता होगा लगभग। बारिश होती है या बारिश, ठीक है, बारिश होती है, ये आपका एक सरल वाक्य ही है, ठीक है, कुछ दिन छोड़कर बारिश होती है। तो इस तरह से आप लोग हमेशा पहचान जाओगे जब भी आपके सामने सरल वाक्य होगा। बात करें यहाँ पर संयुक्त वाक्य की, संयुक्त वाक्य आपका कब हो सकता है, कौन से वाक्य में हो सकता है, ट्रिक क्या है इसकी। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना संयुक्त का मतलब होता है। तो वाक्यों को हम लोग किससे जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है, और शब्द से जोड़ सकते हैं। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको और दिख जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सुरेश और मोहन स्कूल जाते हैं, तो सर ये बताइए इसमें भी तो और आ गया, इसमें भी तो और आ गया, ये क्या संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो नहीं, ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता क्या है, ठीक है, इसमें कर्ता दोनों ही लोग हो जाएंगे, सुनील और मोहन दोनों ही हो जाएंगे, और एक क्रिया हो जाएगी जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। जैसे कि, ठीक, राम मोहन जाता है और सोहन स्कूल से आता है या वो वापस आता है। तो इस तरह के वाक्य आपके संयुक्त वाक्य होंगे। तथा आ जाए तो संयुक्त वाक्य होगा, या आ जाए अथवा आ जाए संयुक्त वाक्य होगा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये वाक्य अगर शब्द आ रहे हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे। मिश्रित वाक्य आपका कब होगा, जब किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में आपको दो मिश्रित शब्द दिखते हैं, जैसे जब, तब, यद्यपि, तथापि, इस तरह के शब्द आपको दिखते हैं। चलिए, जैसा वैसा, तो वो आपका मिश्रित वाक्य होते हैं। बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, और बहुत ही दमदार प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आ चुका है और कई सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से देखने को मिलेगी। चलिए, तो उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या है, चलिए, उसने नहाकर भोजन किया, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अच्छा, अगर हम लोग बात करें पूर्वकालिक क्रिया की, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो चुकी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिसके उसने सेब काट कर खाया, तो एक तो ये काटना हो गया, काटना क्या होगी, काटना हो गया, और खाया ये एक क्रिया हो गई। तो इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। वही तो यहाँ पर भी है, उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया, इसमें क्या आ गया, क्रिया जो है, ठीक है, वह क्रिया होती है जो मुख्य रूप से क्रिया के पहले आ चुकी है। तो इसमें भी आपका पूर्व क्रिया हो जाएगी, बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें, यानी कि खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाना ही क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए रमेश ने मोहन को दौड़ाया, तो किसी दूसरे से काम करवाया गया ना, इस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक ने किताब पढ़ाई उससे दूसरे से काम करवाया गया, यहाँ पर यह मतलब है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तित हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। ये प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है, 4-5 बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, बात करें यहाँ पर, चाचा का रूप तो परिवर्तित हो जाएगा, चाची, ठीक है, बहन का भी हो जाएगा, ठीक है, बहन का क्या हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा। बात करें यहाँ पर, भैंसा का भैंसी हो जाएगा। लेकिन कोयल का क्या कभी आपने सुना है, कोयल ही होता है, ठीक है, कोयल का क्या कभी आपने सुना है रूप परिवर्तित होता है, लिंग परिवर्तित होता है, कोयल ही होता है, नहीं होता है। तो लिंग परिवर्तित हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है कोयल शब्द का। तो इस प्रकार से जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, राज्यपाल की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, ठीक है, राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें,
या राष्ट्रपति की बात करें, किसकी बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, पूछा जाए कोई भी एक शब्द आपके सामने दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो मुझे ये बताइए, मैंने मुख्यमंत्री कहा तो आप यही तो पूछोगे कौन मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन मुख्यमंत्री, फिर मैं आपसे कहूंगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ ये जो नाम है ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा और जो मुख्यमंत्री शब्द है ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं प्रधानमंत्री तो आप पूछोगे कौन से प्रधानमंत्री, तो जो प्रधानमंत्री मैं कहूँगा श्री नरेंद्र मोदी, तो श्री नरेंद्र मोदी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और प्रधानमंत्री शब्द जो है ये प्रधानमंत्री शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं कहूँ आपसे नदी, तो आप लोग कहोगे कौन सी नदी, मैं आपसे कहूंगा यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और नदी शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि जब सवाल आने लगे, ठीक है, सवाल पूछा जाए तो वहां पर आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। जिसके मैं आपसे कहूं बालक, तो आप यही तो कहोगे कौन बालक, मैं कहूंगा राम नाम का बालक, तो राम नाम का बालक जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा और बालक जो है वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। कुल मिला के आदमी है, औरत है, ये सब जातिवाचक है, औरत है, आदमी है, बालक है, बालिका है, ठीक है, क्या पता हमको किसकी बात चल रही है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है यानी कि वो शब्द तत्सम होगा। तो इतनी सी बात आपको बताना है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताइए भाई। तो बताने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए बात करें पंख जो है ये आपका कैसा शब्द है, ठीक है, पूछा गया कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है, तो पंख तो आपका तद्भव हो जाएगा, पत्ता भी आपका तद्भव हो जाएगा, हाथ भी आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज जो लिखा हुआ है ये तो आपका विदेशी शब्द है भाई, ये आपका कैसा विदेशी शब्द है, आगत शब्द है, बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर तत्सम नहीं था भाई, तो विदेशी था, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनका उत्तर इस तरह से जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो सही वाक्य का आप सभी लोगों को यहाँ पर करना है चुनाव। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, बताइए भाई। देखिए बात करें यहाँ पर जब लौटे आ गया, ठीक है, तो वापस की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, वापस की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर भी लौटे आ गया तो वापस की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर भी वही होगा। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे इतना कह दिया तो ये काफ़ी है, इसलिए पूछा जो हो जाएगा कौन सा वाक्य सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है, तो रक्षाबंधन जो है ये एक नाटक है और ये नाटक जो है किसके द्वारा रचित है, सेठ गोविंद दास के द्वारा, हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, आप सभी लोगों को याद रखना है, हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा रक्षाबंधन नाटक रचित है। अब यहाँ पर देखिए नाम आया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो जब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र आता है मैं आपको बताता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। चलिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखिए बात करें जन्म कब हुआ था, मैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिख देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था आपको याद रखना है 1885 में, और इनकी मृत्यु को भी नहीं, इनका जन्म हुआ 1850 में, 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही महज कम साल ही जिए, लगभग 35 साल के आसपास ही जिए होंगे। इन्होंने इतने ही समय में 175 रचनाओं की रचना कर दी। कितनी रचनाएं, 175 रचनाएं की रचना कर दी। मैं आपको बता दूं जिस किसी भी रचना में प्रेम आता है तो 99% चांसेस है वो किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। जैसे कि मान लीजिए प्रेम सरोवर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्रेम सरोवर पूछा जाए किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बताओगे। प्रेम मालिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रेम मालिका किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बताओगे। प्रेम माधुरी पूछ लिया जाए किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बताओगे। प्रेम प्रलाप पूछ लिया जाए, प्रेम फुलवारी पूछ लिया जाए, या फूलों का गुच्छा पूछ लिया जाए किसकी रचना है तो क्या बताओगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र बताओगे। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए भाई, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है।
पूछा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या है बताइए भाई। चलिए तो बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि स्वर्ण को हम लोग हेम भी कहते हैं, स्वर्ण को हम लोग हाटक भी कहते हैं, और स्वर्ण को हम लोग कलधौत भी कहते हैं। एक और आपको याद रखना है, स्वर्ण को हम लोग हिरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्य भी कहते हैं स्वर्ण को, लेकिन हम लोग जो है वो हिरण्य नहीं कहते। यहाँ पर यहाँ में बड़े आ की मात्रा लगी, यहाँ पर छोटे आ की मात्रा लगी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिरण्य नहीं कहते हैं सोने को, हिरण्य कहते हैं। तो जिनका उत्तर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस आप सभी लोगों का। योगऋण शब्द आपको बताना है कौन सा होता है। देखिए 3 तरह के शब्द होते हैं, एक होते हैं योगऋण, एक होते हैं योगऋण और दूसरे होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं ऋण। दूसरे कौन से होते हैं? ऋण। और तीसरे मान लीजिए यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो बात आपको इतनी सी याद रखना है कि जिस किसी भी शब्द का संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होगा, और जिस किसी भी शब्द का संधि विच्छेद ना हो वो आपका ऋण शब्द होगा। और जिसका जो है, अगर हम लोग बात करें योगऋण शब्द क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जिन शब्दों में कर्मधारय समास होता है वो आपके योगऋण शब्द ही कहलाते हैं। चलिए तो बात करेंगे अब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर का। क्या इसका राइट आंसर होगा? विशालकाय होगा, पुष्प होगा, कुमुदिनी होगा या पंकज होगा? तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए तो योग ऋण जिनका भी उत्तर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। पुष्प का देखिए संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? ऋण शब्द हो जाएगा। विशाल काय का हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? विशाल धन काय, ये आपका कैसा हो जाएगा? योगी शब्द हो जाएगा। तो पंकज में कर्मधारय समास है और पंकज जो है ये एक योग ऋण शब्द है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? दामाद कहेंगे, दामाद, ठीक है, दामाद इतर कहेंगे, दाम कहेंगे या दामोदर कहेंगे? तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? दामोदर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? दामोदर कह सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि दाम, दाम धन उदर, दाम धन उदर क्या कह सकते हैं? दामोदर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग भी सोच रहे हो ऑप्शन नंबर डी उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय आप लोग बताओगे? का है, अक है, इक है या रिक है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो पैतृ धन इक यानी कि प्रत्यय क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा, इक हो जाएगा, बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा कुछ यहाँ पर शब्द हैं उनसे जो है उनके लिए आपसे पूछे जाते हैं इसमें से उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, उनमें उपसर्ग कौन सा है, जिसके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि निर जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, ये उपसर्ग है। किन किन शब्दों में ये उपसर्ग होता है? निर। तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए निरपराध में, निरपराध में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताओगे? निर बताओगे। उसके अलावा ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए निर्जन में, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताओगे? निर बताओगे, बात आपको ध्यान रखना है। निराकार में क्या है? निराकार में कौन सा उपसर्ग है, क्या बताओगे? निर बताओगे। उसके अलावा कौन सा शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है? निर्गुण, ठीक है, निर्गुण हो गया। तो निर्गुण आपका जो है इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निह धन झन, ठीक है, निरपराध, ठीक है, निर्धन अपराध, निराकार दिन, निर्धन आकार और निह धन गुण, ठीक है, निर्धन गुण। तो इस प्रकार आपका आप सभी लोगों को याद रखना। अच्छा एक और शब्द है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, जैसे मैं बात करूं दुर की, जो दुर उपसर्ग है ये कौन कौन से शब्दों में होता है? दुर उपसर्ग जो है, हलंत भी लगाना भाई, दुर उपसर्ग जो है ये दुर्जन शब्द में हो जाएगा, ठीक है, दुर्जन शब्द में हो जाएगा। और कौन से शब्द में हो जाएगा? दुर्गम में हो जाएगा। दुर्जन हो गया, दुर्गम हो गया, ठीक है, इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है, बात आपको ध्यान रखना है। दुर्दशा हम लोग कह सकते हैं, दुर्दशा कह सकते हैं, और दुराचार भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए
देखिए बात करें यहाँ पर नच तो होगा नहीं, ना तो सिर्फ ना होगा, ना तो ये भी नहीं हम लोग कह सकते। एक तरह से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, निस हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निस हम लोग कह सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, निस उपसर्ग जो है ये और कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। निस उपसर्ग जो है ये और किस किस शब्द में आता है, ये अगर आपसे पूछ, पहले बात तो ये नहीं पूछेंगे, शब्द दे देंगे और कहेंगे, पूछेंगे इसमें से उपसर्ग बताइए। तो आपको याद रखना है जो निस्तार शब्द होता है, निस्तार, ठीक है। निस्तार शब्द में निस उपसर्ग ही तो है, निस उपसर्ग ही तो है। एक शब्द होता है निस्सार, निस्तार हो गया, और एक शब्द हो गया निस्सार, इसमें भी आपका निर उपसर्ग ही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, निस्सार में हो गया, निस होगा ना, नहीं, निस्तार में भी निस होगा। और उसके अलावा कौन से शब्द होते हैं, निश्चल भी हम लोग कह सकते हैं, निश्चल भी हम लोग कह सकते हैं। और क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, निश्चिंत भी पूछा जा सकता है, निश्चित भी पूछा जा सकता है कि निश्चित में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताओगे, तो निस आपको बताना है, निश्चित निस हो जाएगा। चलिए, तो ये जो था भाई आप सभी लोगों के लिए एक अंतिम